नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। चाहे आप तैयारी कर रहे हैं HPRC के अपकमिंग TGT एग्जाम के लिए, JVT एग्जाम के लिए, या फिर आप पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के और भी आने वाले एग्जाम्स हैं HS HCF, उनके लिए तैयारी करें तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन हैज लोएस्ट कंट्रीब्यूशन टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस धर्म का हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या में सबसे कम योगदान है। अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट हो गया, जैन हो गया और भी कुछ धर्मों के लोग जो है वो यहाँ पर रहते हैं। परंतु बोलते हैं कि कौन सा धर्म ऐसा है जिसका कंट्रीब्यूशन जो है वो सबसे कम जो है वो रहता है। अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन है 68,64,602। इसमें जो कंट्रीब्यूशन रहता है अलग अलग धर्मों का, टोटल पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन अगर हम देखते हैं, देखिए अगर हम बुद्धिज्म सबसे पहले दिया गया है, बुद्धिज्म की बात करते हैं तो ये 1.15% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है टोटल पॉपुलेशन में। इसकी टोटल जो बुद्धिस्ट लोग हिमाचल में रहते हैं वो रहते हैं 78,659, ये ध्यान रखें। मुस्लिम पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो ये 2.18% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। टोटल मुस्लिम लोग जो हिमाचल में हैं 2011 की जनगणना के अनुसार वो हैं 1,49,881, इतने लोग यहाँ पर हैं। अगर हम टोटल जैन धर्म के लोगों की यहाँ पर बात करते हैं तो जैन धर्म के टोटल जो है 0.03 टोटल जो है वो कंट्रीब्यूशन है हिमाचल की पॉपुलेशन में। जैन धर्म के टोटल जो है 1,805 लोग जो है वो यहाँ पर रहते हैं। सिख धर्म की अगर हम बात करते हैं तो सिख धर्म के बारे में ध्यान रखें कि सिख धर्म के टोटल जो है वो 79,896, यानी कि 1.16% लोग जो है वो कंट्रीब्यूट यहाँ पर करते हैं पॉपुलेशन में। तो ये आपने ध्यान रखना है कि 79,896 हैं, ये ध्यान रखें। अब आपको पता चल गया कि कौन से धर्म का कितना कंट्रीब्यूशन जो है टोटल पॉपुलेशन में हिमाचल में रहता है। तो यहाँ से सही आंसर जैन धर्म जो है वो निकल कर आता है। जैन धर्म का कंट्रीब्यूशन जो है सबसे लोएस्ट है, 0.03% है। जैन धर्म की पॉपुलेशन हिमाचल में सबसे कम है इन टर्म ऑफ रिलीजन। जब हम बात करते हैं 1,805 लोग जैन धर्म के जो हैं वो हिमाचल में रहते हैं। 2011 के ये आंकड़े हैं हमारे पास, ऑफिशियल आंकड़े, तो ये आपने जो है वो ध्यान रखना है 2011 की जनगणना के बारे में। इतना आपको याद रह जाएगा 2011 की जनगणना के बारे में, बस इतना एनफ है याद रखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सिचुएटेड एट हाईएस्ट एल्टीट्यूड। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सी लेक जो है वो हाईएस्ट एल्टीट्यूड के ऊपर जो है वो स्थित है, इनके सबसे ऊंचाई पर जो है वो स्थित है। हिमाचल में अलग अलग लेक जो है वो पाई जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर पराशर लेक जो है वो दिया गया है। पराशर लेक की अगर हम बात करते हैं कि ये पराशर लेक जो है वो कितने एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है, ये तो आपको पता ही है कि पराशर लेक मंडी में स्थित है। कितने एल्टीट्यूड पर ये स्थित है, तो 2730 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है ये स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। पराशर के अलावा सुखसार लेक जो है वो यहाँ पर दिया गया है, तो सुखसार झील का भी आपने ध्यान रखना है कि कहाँ पर स्थित है, कितने मीटर एल्टीट्यूड पर जो है ये स्थित है। तो पहले तो ये इसका जानिए कि एल्टीट्यूड जो है वो सुखसार का जो है वो कितना है। इसका एल्टीट्यूड जो है वो 1760 मीटर जो है वो आता है। अच्छा, ये आती कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है ये सुखसार लेक जो है वो आती है। तो ये भी ध्यान रखना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है ये लेक जो है वो आती है। उसके अलावा जो है नाको लेक जो है वो यहाँ पर दिया गया है। नाको लेक आप जानते हैं कि ये जो है वो किन्नौर जिले में स्थित है। इसका जो एल्टीट्यूड आता है वो कितना आता है, 3662 मीटर जो है वो इसका एल्टीट्यूड जो है वो आता है। कहाँ पर है, किन्नौर जिले में जो है ये स्थित है। हमारे पास सूरजताल लेक भी आती है। सूरजताल लेक जो है वो कहाँ पर आती है, ये लाहौल स्पीति में आती है। सूरजताल और चंद्रताल दो झीलें जो हैं वो आती हैं। सूरजताल झील का जो एल्टीट्यूड है वो 4980 मीटर जो है वो इतने एल्टीट्यूड पर जो है ये स्थित है। तो यहाँ पर पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सिचुएटेड एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड। तो ये सूरजताल लेक है जो कि हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर जो है स्थित है, 4980 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है ये स्थित है। ठीक है, इसका एल्टीट्यूड आपको पता चल गया। और भी हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी लेक्स हैं, आपने ध्यान रखना है जो मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्स अभी तक एग्जाम में पूछी गई हैं उनके बारे में। जैसे कि पराशर झील हमने पढ़ा, तो रिवाल्सर झील भी एग्जाम में जो है वो पूछी जाती है। रिवाल्सर झील भी मंडी में आती है, 1360 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है ये स्थित है। रिवाल्सर के अलावा जो है वो आपने ध्यान रखना है, आपके पास जो है भृगु झील जो है वो आती है। भृगु जो है वो कुल्लू की झील जो है वो आती है, कुल्लू में जो है ये भृगु झील जो है वो स्थित है। भृगु झील का एल्टीट्यूड
4235 मीटर जो है वो आता है, 4235 मीटर जो है वो इसका एल्टीट्यूड जो है वो आता है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गई। एक डल झील जो है वो आती है, ये डल झील जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आती है। डल झील जो है वो 1775 मीटर पर जो है वो आती है। मणिमहेश यात्रा जो है वो शुरू हुई है, तो मणिमहेश यात्रा चर्चा में भी है। मणिमहेश झील जो है वो 4080 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो आती है। मणिमहेश झील जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो आती है। तो इन इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में ध्यान रखना, इनका एल्टीट्यूड ध्यान रखना, इतना यहाँ से क्लियर जो है वो होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं एट विच प्लेस डज चंद्रभागा लीव चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं कि कौन से स्थान पर ये जो चंद्रभागा नदी है ये चंबा को जो है वो छोड़ देती है। चंद्रभागा को चेनाब भी बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं चंद्रा और भागा, ये दोनों अलग अलग नदियां जो हैं वो हैं। चंद्रा और भागा दो अलग अलग नदियां हैं और तांडी नामक स्थान पर जो है ये आपस में आकर मिलती हैं। तांदी में कहा जाता है कि द्रौपदी का क्रिमिनेशन भी जो था वो किया गया था। तांदी में द्रौपदी का अंतिम संस्कार हुआ था और तांदी में चंद्रभागा मिलती हैं। जब आगे चलकर ये बहती हैं, चंबा में एंटर कर जाती हैं, तो चंबा में जो है वो इनको जो है वो चेनाब नाम से जो है वो जाना जाता है। चेनाब नदी का जो है वो आपने नाम ध्यान रखना है, वैदिक नाम अस्किनी इसका वैदिक नाम जो है वो स्थित है। चेनाब नदी जब चंबा में एंटर करती है तो भुजिंद नामक स्थान पर ये चंबा में जो है वो एंटर करती है। जब चंबा को ये छोड़ देती है तो चंबा को जो है ये संसारी नाला के समीप जो है वो छोड़ देती है। चंबा को ये संसारी नाला के समीप जो है वो छोड़ देती है। और दूसरी बात आपने यहाँ पर क्या ध्यान रखनी है कि चंबा को जो है ये संसारी नाला के समीप जो है वो छोड़ती है और ये छोड़कर जो है वो कश्मीर में जो है वो प्रवेश कर जाती है। कहाँ पर? कश्मीर में जो है ये प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो ये आपने जो है वो चेनाब नदी के बारे में जो है वो ध्यान रखना है। चेनाब जो है वो इम्पोर्टेंट नदी है हिमाचल प्रदेश की। अगर हम बात करते हैं अलग अलग नदियों की, देखिए अलग अलग नदियां जो हिमाचल प्रदेश में जो है वो बहती हैं, उसमें आपने ध्यान रखना है कि 5 नदियां हैं। सबसे बड़ी नदी जो है वो सतलुज नदी आती है, जिसको वैदिक रूप से जो है वो सतुद्री के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। 320 किलोमीटर हिमाचल में ये बहती है। सबसे छोटी नदी जो है वो यमुना नदी आती है। यमुना को जो है वो कालिंदी भी बोलते हैं वैदिक टाइम से, और 20-22 किलोमीटर के करीब हिमाचल में जो है ये बहती है। हिमाचल प्रदेश में सबसे लंबी नदी सतलुज है, सबसे छोटी नदी यमुना है। इन टर्म ऑफ वॉल्यूम अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी नदी जो है चेनाब नदी जो है वो आ जाती है। चेनाब नदी जो है वो वॉल्यूम के हिसाब से जो है वो सबसे बड़ी नदी जो है वो आती है। और चेनाब नदी के बारे में अगर असल में आपने कभी चंद्रभागा को देखा होगा तो आप देखेंगे कि बहुत तेजी के साथ ये बहती है, इसको वॉल्यूम ही बहुत ज़्यादा है बहने का। तो इतना सब आप नदियों के बारे में इजीली जो है वो ध्यान रख पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच नूरपुर रूलर रिवोल्टेड अगेंस्ट मुगल। तो बोलते हैं कि कौन सा नूरपुर का शासक था जिसने मुगलों के खिलाफ ये आंदोलन जो था वो कर दिया था। तो देखिए नूरपुर रियासत की अगर हम बात करते हैं तो नूरपुर के भी अलग अलग शासक रहे और अलग अलग शासकों की अपनी अपनी कहानियां जो है वो रही। नूरपुर के एक शासक ऐसे हुए जिन्होंने जो है वो मुगलों के खिलाफ ही जो है वो आंदोलन जो था वो कर दिया था। पहले नूरपुर रियासत के मुगलों के साथ अच्छे संबंध भी थे, परंतु टाइम के साथ संबंध बिगड़ गए और नूरपुर के एक राजा ने जो था वो मुगलों के खिलाफ जो था वो विद्रोह जो था वो कर दिया था। तो ये कौन थे, इनका क्या नाम था? देखिए नूरपुर के ये राजा जगत सिंह थे। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। देखिए नूरपुर के राजा जगत सिंह के पहले तो अच्छे संबंध रहे मुगलों के साथ। जब जहांगीर थे तो 1622 में जहांगीर के द्वारा नूरपुर की यात्रा भी जो था वो की गई थी। कहते हैं कि जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहां भी जहांगीर के साथ जो था वो यहाँ आई थी और नूरपुर का पुराना नाम जो था वो धमेरी होता था। अब जहांगीर की पत्नी नूरजहां यहाँ पर आई तो नूरजहां के साथ काफी स्नेह था राजा जगत सिंह का, तो उन्होंने जो है वो क्या किया, उन्होंने जो है वो नूरजहां के नाम पर ही जो है नूरपुर का नाम रख दिया। धमेरी से नाम जो था वो चेंज कर नूरपुर नाम जो था वो रख दिया था। अब चलो नूरपुर नाम जो है वो रख दिया गया। जहांगीर को ये जगह भी पसंद आई, परंतु जहांगीर चाहता था कि यहाँ पर वो एक महल भी बना ले। यहाँ से जगत सिंह को थोड़ा खतरा लगा कि भाई यहाँ पर अगर महल बना लिया गया गलती से कहीं तो उसका तो जीना हराम हो जाएगा। तो उसने क्या किया, उसने जो एक अच्छी साइट थी जहाँ पर वो महल बनाने की सोच रहा था वहां पर ऐसे लोगों को रख दिया जिनको एक बीमारी थी, गले में टॉन्सिल थे बड़े बड़े, कुछ ऐसी बीमारी थी। तो जब मुगल सम्राट जहांगीर ने पूछा कि इन लोगों को क्या हुआ, तो उसने कहा कि यहाँ का हवा पानी ही ऐसा है कि यहाँ पर लोगों की चेहरे शक्ल ही जो है वो खराब हो जाती है। तो नूरजहां बहुत खूबसूरत भी हुआ करती थी। तो फिर जहांगीर ने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया कि हम यहाँ पर जो है वो नहीं जो है वो महल बनाएंगे। तो उस तरह से जो है ये आइडिया ड्रॉप कर दिया गया था, परंतु फिर संबंध जो है वो बाद में चलकर खराब भी होते गए। 1640 की बात है। 1640 में जगत सिंह ने अपने पुत्र के साथ मिलकर, पुत्र का नाम था राजरूप के साथ जो है वो मिलकर 1640 में मुगलों के खिलाफ जो था वो विद्रोह किया था। और उस टाइम मुगलों को जो लीड कर रहे थे वो शाहजहां जो था वो लीड कर रहे थे। शाहजहां ने जो है वो इस आंदोलन को दबाने के लिए जो है वो अपॉइंट किया था अपने यंगेस्ट सन को, छोटे पुत्र मुराद बख्श को।
मुराद बख्श को जो था वो अपॉइंट किया था कि आप जाओ भाई इस विद्रोह को जो है जाकर दबाओ। और जगत सिंह के काल में नूरपुर काफ़ी समृद्ध रहा, नूरपुर में काफ़ी तरक्की जो था वो देखने को मिली थी। ठीक है जी, तो इस तरह से जो है वो नूरपुर का जो है वो हाल रहा था। नूरपुर वन ऑफ द ओल्डेस्ट रियासतों में से एक आती है। नूरपुर की स्थापना लगभग 1000 ईस्वी पूर्व जो था वो की गई थी। इस रियासत की स्थापना जो था वो जेठपाल के द्वारा जो था वो की गई थी। ये ध्यान रखना है कि नूरपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, जेठपाल के द्वारा जो था वो नूरपुर रियासत की स्थापना जो था वो की गई थी। इतना यहाँ से जो है वो क्लियर यहाँ पर जो है वो होता है। अगला क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, JVT एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। देखिए, अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी स्टडी को प्रॉपर शेप मिले, जो आपकी छोटी छोटी कमियां रह जाती हैं जिनको आप सिली मिस्टेक बोलते हैं पेपर के बाद, उन मिस्टेक्स को जो है वो इम्प्रूव कर मेरिट में एक अच्छा रैंक ला पाए, तो ये टेस्ट सीरीज आपकी काफ़ी हेल्प जो है वो करने वाली है। टेस्ट सीरीज में स्लॉट 1 स्लॉट 2 ऑलरेडी बुक हो चुका है, स्लॉट 3 में आप खुद को अभी जो है वो रजिस्टर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं तेहला कॉइन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय हु अमंग द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि तेहला सिक्का जो था वो चलाया गया था निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो था ये पेश जो था वो किया गया था। देखिए, हिमाचल की रियासतों में जो है वो अलग अलग सिक्के भी चलाए गए। इनमें से हम कुछ कॉइन्स जो है वो अच्छे से पढ़ते हैं, जैसे कि हमने एक तेहला सिक्का जो है वो पढ़ रखा है। ये तेहला सिक्का जो है वो बुशहर रियासत के राजा केहरी सिंह के द्वारा जो था वो चलाया गया था। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। इसमें जो है चकली कॉइन के साथ आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। चकली कॉइन चंबा रियासत के राजा साहिल वर्मन के द्वारा जो था वो चलाया गया था। चकली कॉइन अलग हुआ करता था और तेहला सिक्का जो था वो अलग हुआ करता था। तेहला सिक्का जो है वो केहरी सिंह के द्वारा चलाया गया था। अब देखिए, अगर हम बुशहर रियासत की बात करते हैं तो बुशहर रियासत की स्थापना जो था वो श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के द्वारा की गई थी, उनको श्रेय जो है हो जाता है। अगर हम रियासतों में बात करते हैं तो केहरी सिंह के बारे में आपने ध्यान रखना है कि केहरी सिंह को जो है वो अजानु बाहु भी जो था वो कहा जाता था, और केहरी सिंह को औरंगजेब के द्वारा जो है वो छत्रपति की उपाधि भी जो था वो दी गई थी। केहरी सिंह के द्वारा ही जो है वो लवी मेला जो था वो स्टार्ट करवाया गया था, जो कि बुशहर में अभी भी मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेवल का ये मेला है। बुशहर के ही एक शासक हुआ करते थे जिनके द्वारा बुशहर की राजधानी जो है वो रामपुर में स्थापित की गई थी, तो वो राजा राम सिंह के द्वारा जो था वो की गई थी। बुशहर के राजा थे जो 1857 के विद्रोह के दौरान हुआ करते थे, उनका नाम शमशेर सिंह था, और इन्होंने जो है वो अंग्रेजों का साथ यहाँ पर नहीं दिया था। बुशहर रियासत के जो अंतिम शासक थे वो राजा पदम सिंह जो था वो हुआ करते थे। तो इन राजाओं के बारे में आप ध्यान रखना, ये बुशहर रियासत के जो है प्रमुख राजा है। तेहला सिक्का आपने जान लिया, चकली कॉइन भी जो है वो आपने जान लिया। ये दो नए कॉइन्स जो है वो आपने पढ़ लिए। नए कॉइन्स पढ़े क्या, कॉइन्स तो पुराने ही हैं, बस रिवीजन जो है वो आपका एक अच्छे से जो है वो यहाँ पर हो गया। तो रिवीजन करना इंपॉर्टेंट था जो हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोलते हैं बसपा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अरसोमांग, तो बोलते हैं बसपा नदी जो है वो अरसोमांग से जो है वो निकलती है। दूसरे में बोलते हैं केशांग एंड केरांग खड्स आर राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज ऑफ सतलुज रिवर। पिछले कल भी हमने मिशन एलाइड में पढ़ा था, पिछले से पिछले कल इनके इससे पिछला एडिशन था मिशन एलाइड का। तो देखिए, हम बात करते हैं बसपा नदी की, तो पहले तो ध्यान रखना है कि बसपा जो है वो किसकी सहायक नदी है। बसपा जो है वो सतलुज नदी की सहायक जो है वो आती है। बसपा किसकी सहायक है, बसपा सतलुज की जो है वो सहायक नदी जो है वो बनती है। ये बसपा पहाड़ियों से निकलती है और बसपा पहाड़ियों में ये अरसोमांग नामक स्थान से ही जो है वो निकलती है। ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही जो है वो लिखी गई। तो बसपा के बारे में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है कि ये कहाँ से निकलती है, अरसोमांग से निकलती है। बोलते हैं केशांग और केरांग खड्स आर राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज ऑफ सतलुज रिवर। तो पहले ध्यान रखना है कि क्या केशांग और केशांग इसकी सहायक नदियां हैं भी या नहीं। अगर हैं तो राइट हैं या लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज इसकी हैं। देखो, केशांग और केरांग इसकी राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज ही हैं, दूसरी स्टेटमेंट भी आपकी सही है। बोलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन, बोलते हैं बोथ 1 एंड 2। बोलते हैं ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर सही जो है वो दी गई हैं। ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही दी गई हैं। बोलते हैं यहाँ पर बसपा नदी जो है वो ओरिजिनेट होती है अरसोमांग से। बसपा नदी जो है वो बामक ग्लेशियर से जो है वो निकलती है और बसपा वैली में जो है ये बहती है। बसपा वैली वही वैली है जो किन्नौर में है और इस वैली को शांगला वैली के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। बसपा जो है वो सतलुज की सहायक नदी जो है वो बनती है और सतलुज को है ये करछम नामक स्थान पर जो है वो जाकर ज्वाइन जो है वो करती है। तो इतना सब जो है वो आप बसपा नदी के बारे में ध्यान रखेंगे। बसपा की जो सहायक नदियां वो केशांग, केरांग,
स्पिति, रोपा, तैंती, यूला, वेंगर, डुलिंग, सोलडांग, त्रियुंग, ये सब जो है वो बसपा की जो है वो सहायक नदियां जो है वो आती हैं। बसपा की सहायक नदियों में जो है वो ये सब सतलुज की सहायक नदियां आती हैं और बसपा भी सतलुज की सहायक नदी है। वैसे ही स्पिति भी एक सतलुज की सहायक नदी जो है वो आती है। नोगली आती है इसकी सहायक नदी, ठीक है। तो वो सारी सहायक नदियां भी जो है वो आपने ध्यान रखनी है। सतलुज की सारी सहायक नदियां मैंने आपको बताई। तो सतलुज नदी सबसे लंबी नदी भी है, वो हम स्टार्टिंग में भी पढ़ रहे थे कि 320 किलोमीटर लगभग जो है ये हिमाचल में बहती है। अगर आप डेली वीडियोस को देखते हैं तो कौन सी नदी कितना किलोमीटर बहती है अब तक टिप्स पर याद हो गया होगा, क्योंकि हम इतनी बार चीज़ों को रिवाइज करते हैं और रिवाइज ऐसे करते हैं कि चीज़ें एक दूसरे के साथ जो है जुड़ भी पाएं और आपको याद भी रह पाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोलते हैं बंदली सेंचुरी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1992 की बंदली सेंचुरी जो है वो 1992 में एस्टेब्लाइज की गई थी। और दूसरे में बोलते हैं बंदली सेंचुरी कवर एन एरिया ऑफ 41.32 स्क्वायर किलोमीटर की बंदली सेंचुरी जो है वो 41.32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो कवर करती है। देखिए अगर हम बात वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में करते हैं ना, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में कुछ कथन आपने बिल्कुल क्लियर याद रखने हैं कि बंदली सेंचुरी कब स्थापित की गई थी और कहाँ पर ये स्थित है। बंदली सेंचुरी जो है वो मंडी में जो है वो आती है, पहली बात ये ध्यान रखें। और इसकी स्थापना जो है वो 1992 में नहीं की गई थी। अगर हम बात करते हैं विकिपीडिया के अकॉर्डिंग तो 1974 में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। किताबों के अकॉर्डिंग बात करें तो 1962 में जो है वो इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। तो ये आपने दो कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं, मैंने दोनों ही आपको बता दिए, क्योंकि कई बार ना स्टेटमेंट में कभी किसी को कंसीडर कर लेते हैं, कभी किसी को कर देते हैं। मैंने सोर्सेज भी बता दिए और याद अगर रखना है तो याद भी इजिली रह पाएगा। अब बंदली सेंचुरी मंडी में आती है, कितना एरिया ये कवर करती है? क्या ये 41.32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करती है? बिल्कुल सही बात है, ये 41 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो कवर करती है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में चूज आपको करनी है करेक्ट स्टेटमेंट। बोलते हैं ओनली 2 इज करेक्ट, 1 इज नॉट करेक्ट। क्यों ये करेक्ट नहीं है वो भी आपको पता चल गया। अच्छा, मंडी में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं उसमें जो है नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, ये भी मंडी में आती है। मंडी में जो है शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जो है वो आती है। मंडी के अलावा जो है वो आपने ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कौन सी आती है, सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कौन सी जो है वो आती है। सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है जो कि सोलन में है, और सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है जो कि सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो आती है। तो हिमाचल प्रदेश की बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मंडी जिले की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये तो याद रह ही जाएंगी। इनका एरिया भी याद रखना है, बंदली वगैरह का मैंने लिमिटेड सा एरिया बताया, इसकी स्थापना भी बता दी, क्योंकि इतना सा ही याद रख पाएंगे एक बारे में। और धीरे धीरे हम जब आप चलते रहेंगे आगे आगे तो ये सारी चीज़ें आपको टिप्स पर याद खुद ब खुद होती रहेंगी, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच राजा ऑफ रामपुर विच राजा मेड रामपुर द कैपिटल ऑफ बुसहर प्रिंसली स्टेट। हाँ, रामपुर के बारे में अभी मैं थोड़ी देर पहले ही आपको बता रहा था कि रामपुर के एक राजा थे जिनका नाम राजा राम सिंह हुआ करता था। राम सिंह के द्वारा जो था वो रामपुर की कैपिटल जो था वो बनाई गई थी रामपुर में। तो किस राजा ने रामपुर को जो है बुसहर रियासत की राजधानी बनाया था? तो वो राजा राम सिंह के द्वारा बनाया गया था। बुसहर की स्थापना वगैरह के बारे में हमने पढ़ लिया है। बुसहर के एक राजा जब हुआ करते थे तो उसकी स्थापना जो है वो कामरू में हुआ करती थी। स्टार्टिंग की बात है जब इसकी स्थापना हुई थी। बाद में चलकर राजा चतर सिंह आए, उन्होंने कामरू से कैपिटल को शिफ्ट किया और सराहन में जाकर जो था वो राजधानी बसा दी थी। फिर बाद में चलकर सराहन से भी राजधानी शिफ्ट हुई, सराहन से राजधानी शिफ्ट होकर जो था वो रामपुर आ गई थी। और ये काम किया गया था राजा राम सिंह के द्वारा। कैपिटल जो था वो रियासतों की शिफ्ट होती रहती थी, इसमें लेकर कोई भी कंफ्यूजन आपको जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, पता चला ना बेसिक चीज क्या है कि बुसहर रियासत जो है वो उसकी स्थापना भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के द्वारा की गई थी, ये कहा जाता है। इसकी स्थापना जब की गई थी तो उसकी राजधानी जो था वो बनाया गया था कामरू को। ठीक है जी। अब उसके बाद बुसहर के राजा एक चतर सिंह आते हैं। चतर सिंह के द्वारा कामरू से राजधानी शिफ्ट कर जो है सराहन ले जाई गई, और सराहन से भी बाद में चलकर राजधानी जो है वो रामपुर में बनाई गई, और वो बनाई गई थी राजा राम सिंह के द्वारा। तो राजा राम सिंह के बारे में भी आपने जो है वो ये बातें ध्यान रखनी है। बाकी बुसहर रियासत के अंतिम शासक हमने अभी तक नहीं जाने हैं। बुसहर रियासत के अंतिम शासक जो था वो राजा पदम सिंह जो था वो हुआ करते थे। इतना सब यहाँ से जो है वो बुसहर रियासत के बारे में क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच राजा ऑफ कुल्लू वॉज द सन ऑफ कॉन्क्यूबाइन। तो बोलते हैं कुल्लू का कौन सा राजा एक रखैल का पुत्र हुआ करता था। वैसे आपको पता है कि कोई भी राजा बनता था तो वो नेचुरल हायर जो था वो होता था, मतलब किसी भी राजा का जब कोई पुत्र होगा तो उसको जो है वो कोई जो राजकुमार कहलाता था वो बाद में चलकर राजा जो था वो बनता था।
तो ऐसा किसी भी रियासत की हिस्ट्री में बहुत कम देखने को मिला कि किसी रखैल के पुत्र को जो है वो राजा जो है वो बनाया गया हो। तो कुल्लू में ऐसा हुआ था। कुल्लू के राजा हुआ करते थे अजीत सिंह। अजीत सिंह एक रखैल के पुत्र थे जिनको कुल्लू का राजा जो था वो बनाया गया था। अगर हम बात करते हैं अजीत सिंह की, तो अजीत सिंह के समय इनका हुआ करता था 1816 से 1841 के बीच का। 1816 से लेकर 1841 के बीच का इनका समय हुआ करता था। इनके समय में जो है प्रमुख घटनाएं जो हुई वो ये हुई कि इनके कार्यकाल के दौरान पहला यूरोपीय यात्री कुल्लू की यात्रा पर आया था। वो जो है वो विलियम मूरक्राफ्ट हुआ करता था। 1820 में विलियम मूरक्राफ्ट ने कुल्लू की यात्रा जो था वो की थी। देखो, राजा अजीत सिंह जो हुआ करता था, इसको जो है वो सिखों के द्वारा जो है वो सिखों को भी लीड कर रहे थे शेर सिंह के द्वारा कुल्लू से जो था वो खदेड़ दिया गया था। ये घटना लगभग 1840 के आसपास की है। 1840 के आसपास की है और ये जो है वो जाकर जो शरण इनको लेनी पड़ती है, तो ये जो है सांगरी रियासत में जाकर जो है वो शरण लेते हैं। सांगरी रियासत में जाकर शरण ये इसलिए ले पाए क्योंकि सांगरी रियासत जो है वो ब्रिटिश संरक्षण के अधीन आती थी और ब्रिटिश के कंट्रोल में वो आती थी, तो इसीलिए ये वहां पर जाकर जो है वो शरण ले पाते हैं। 1840 से लेकर 1846 तक जो है वो कुल्लू रियासत जो है वो सिखों के अधीन ही जो था वो फिर रही थी और 1841 में बीच में ही अजीत सिंह की जो था वो मृत्यु भी जो था वो हो गई थी और 1846 में जो है वो कुल्लू रियासत फिर अंग्रेजों के अधीन में जो है वो आ जाती है। फिर अंग्रेज जो है वो सनद के रूप में अलग अलग राजाओं को देते रहे, फिर छोटे छोटे राजा बनते रहे। ठीक है, अंग्रेजों का कंट्रोल तो हो ही गया था। फिर बाद में चलकर जो है वो कुल्लू जो है वो अलग रूप से जो है वो एक जिला बनाया जाता है, परंतु जब 1948 की बात होती है तब ये जिला जो है वो नहीं हुआ करता था। बाद में चलकर जो है ये एक सेपरेट जिला जो है वो बना है। लगभग अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कुल्लू की स्थापना की, तो कुल्लू की स्थापना में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। विहंग मणिपाल के द्वारा कुल्लू की जो है वो स्थापना की गई थी। विहंग मणिपाल ने जो है वो जगतसुक को जो है वो कुल्लू की राजधानी जो है वो बनाया था और जगतसुक को जो है वो नास्त के नाम से भी जाना जाता है। कई बार जगतसुक का प्राचीन नाम पूछा जाता है, तो जगतसुक का प्राचीन नाम नास्त जो है वो इसका प्राचीन नाम जो है वो आता है। ठीक है, कुल्लू रियासत के बारे में फिलहाल हम इतना ही जानते हैं, ज्यादा डिटेल में ज्यादा डेप्थ में जो है वो हम नहीं जो है वो जानेंगे। ठीक है जी, इतना याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं इन विच रिवर बेसिन इज सरबरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो बोलते हैं ये सरबरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये कौन से रिवर बेसिन पर जो है वो बना हुआ है, कौन सी नदी तट पर जो है ये बना हुआ है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में कभी कभी तो एक ट्रेंड बनता है कि कई बार एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन इसके बारे में पूछ ले जाते हैं, अदरवाइज जो है नॉर्मल से क्वेश्चन जो है वो कोई भी बन जाता है। अगर हम सरबरी परियोजना के बारे में बात करते हैं कि ये सरबरी परियोजना जो है वो यहाँ पर पूछा गया है कि सरबरी परियोजना कौन से रिवर बेसिन पर जो है वो है, तो ये ब्यास रिवर बेसिन पर जो है वो आती है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। कौन से ब्यास रिवर बेसिन पर जो है ये सरबरी परियोजना जो है वो आती है। अगर हम बात करते हैं सरबरी परियोजना के बारे में, ब्यास रिवर बेसिन पर है कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है ये परियोजना जो है वो आती है। ठीक है जी, सरबरी 1 परियोजना भी है, सरबरी 2 परियोजना भी जो है वो आती है। सरबरी 2 परियोजना जो हम पढ़ते हैं वो 5.40 मेगावाट की परियोजना जो है वो आती है। कितने मेगावाट की आती है? 5.40 मेगावाट की ये परियोजना जो है वो आती है। हमारे पास अलग अलग परियोजनाएं आती हैं, जैसे कि मल्लाना परियोजना आती है, तो मल्लाना भी जो है वो ब्यास की ही सहायक नदी है। पार्वती परियोजना आती है, पार्वती भी जो है वो ब्यास की ही सहायक नदी जो है वो आती है। पार्वती के अलावा जो है वो ब्यास की अलग अलग सहायक नदियां हैं, जैसे कि एक ब्यास की जो है वो जो फोजल एक सहायक नदी आती है, फोजल परियोजना भी बनी हुई है। ठीक है, तो ये तो बेसिक परियोजनाएं हैं, परंतु इनके अलावा जो है वो इंपॉर्टेंट परियोजना जैसे कि गिरी परियोजना 60 मेगावाट की हो गई, संजय गांधी परियोजना हो गई जिसको भाभा परियोजना भी जो है वो बोलते हैं, वो 120 मेगावाट की जो है वो आती है। सारण परियोजना 110 मेगावाट की आती है, जिसको लेकर पंजाब के साथ जो है वो हमारा डिस्प्यूट चला हुआ है। ये अभी पंजाब के कंट्रोल में है पूरी की पूरी सारण परियोजना, ये भी पता हो आपको। वैसे ही पार्वती परियोजना 2051 मेगावाट के 2051 मेगावाट की परियोजना है। नाथपा जाखड़ी 1500 मेगावाट की है, किन्नौर में है। करछम बांगटू 1000 मेगावाट की है, ये सतलुज रिवर बेसिन पर किन्नौर जिले में जो है वो स्थित है। और रोंगटोंग परियोजना आती है जो कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है, 2 मेगावाट की जो है ये परियोजना जो है वो बनी हुई है। तो ये अलग अलग परियोजनाएं, बहुत सारी परियोजनाएं हैं हिमाचल प्रदेश में। और याद रखने वाली बात यह है कि पूरे इंडिया में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है उसका 25% पोटेंशियल जो है वो अपने हिमाचल के पास ही जो है वो है, ये ध्यान रखना है। तो लार्जेस्ट पोटेंशियल है हिमाचल प्रदेश के पास। हिमाचल प्रदेश में जो है वो 24,000 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने का जो है वो पोटेंशियल है, और इसमें से 11,290 मेगावाट जो है वो हार्नेस अभी तक जो है वो की गई है। ठीक है जी, ये भी ध्यान रखना है। तो हिमाचल में
काफ़ी जो है वो स्कोप है हाइड्रो पोटेंशियल में, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच इज अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मैरिज वेयर अ वुमेन मैरिज 2 और मोर ब्रदर्स। तो बोलते हैं कि शादी का पारंपरिक रूप वो कौन सा है जहां एक महिला 2 या 2 से अधिक भाइयों के साथ जो है वो शादी करती है। इससे पहला जो मिशन एलाइड का पार्ट था उसमें हमने पहला ही क्वेश्चन ये डिस्कस किया था। अभी आप कमेंट कर जो है वो आंसर बताएंगे कि वो शादी का कौन सा प्रकार है। अभी देखिए नई पोस्टें भी आई हैं, उनकी भी हमने जो है डिटेल में जानकारी आपको दी थी। जो नोटिफिकेशन थी वो टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर की गई थी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 जो है वो सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।